10वां चैप्टर अपना जो विद्युत धारा वाला चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है अब विद्युत धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। जनित्र क्या होता है? सबसे पहला सवाल यही आता है परीक्षा में, तो प्रश्न आएगा जनित्र से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को चित्र बनाकर समझाइए। अब उसमें क्या क्या समझाना होता है देखिए। सबसे पहले जनित्र क्या होता है? जनित्र के लिए आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है, ऐसा उपकरण या ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल दे? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। यानी होता क्या है इसमें, एक जैसे अपन ने घर में अपने देखा है, पंखे चल रहे हैं, ट्यूबलाइट चल रही है, टीवी चल रहा है, ये सारे प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से उत्पन्न होती है। और वास्तव में होता क्या है इसमें, जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा से इसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब एक यंत्र को घुमाया जाता है, यंत्र से इसको आर्मेचर को घुमाया जाता है। आर्मेचर क्या होती है अभी बताएंगे। तो उससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से आपने देखा है, जब किसी कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और उस फ्लक्स में परिवर्तन से कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बनती है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल और इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उस सिद्धांत पर ये काम करता है। तो सबसे पहले विद्युत धारा जनित्र ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। फिर इसके सिद्धांत पर आप बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर इसके प्रकार, तो सबसे पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होगा? ऐसी धारा जिसका मान और जिसकी दिशा, ऐसी धारा जिसकी मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, वो कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। कैसे होता है? तो अपन सबसे पहले तो जनित्र की परिभाषा लिखेंगे। तो ऐसा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। दूसरी चीज, ये तो हुई इसकी परिभाषा। दूसरी चीज आती है सिद्धांत। तो सिद्धांत में आप क्या लिखोगे? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें एक चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति होने से कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। तीसरी चीज आती है इसकी बनावट। चौथी चीज आएगी इसका चित्र, और पांचवी चीज आएगी इसकी कार्य प्रणाली। इस तरह से आपको अलग अलग बिंदु में इसका वर्णन करना है। और पहली चीज मैंने बताई परिभाषा हो गई, उसके बाद सिद्धांत हो गया। अब बनावट में आप आए, बनावट और चित्र। आप चित्र पहले बना ले, बनावट साथ साथ उसको लिखते जाएंगे चित्र बनाने के बाद। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, इसमें ये जो दिख रही है इसे बोलते हैं क्षेत्र चुंबक, और यहां से देखो मुड़ा हुआ दिख रहा है। यहाँ दो, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। एक बड़े बड़े चुंबक होते हैं, अश्वनाल आकृति के बड़े चुंबक होते हैं, जिन्हें फील्ड मैग्नेट या क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। इन चुंबकों के बीच में कच्चे लोहे के क्रोड से लिपटी, इसके ऊपर एक कुंडली लिपटी होती है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? आर्मेचर। इन दोनों को क्या कहा जाता है? आर्मेचर, जिसे हम लोग ABCD से हमने दिखाया है। आर्मेचर में वास्तव में क्या है? कच्चे लोहे का आयताकार ढांचा होता है, क्रोड होता है, और उस पर विद्युत रोधी तार की कुंडली लिपटी हुई होती है अनेक फेरों की, और ये इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमता है, गति करता है। और गति करने के लिए इसको बाह्य स्रोत से जोड़ते हैं, और बाहर जो है वो एक यंत्र है, इसलिए वो यांत्रिक ऊर्जा है, और वो इसके घूमने से इसमें विद्युत धारा बनती है, और इसीलिए वो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तीसरी चीज इसमें होते हैं सर्पी वलय। क्या होते हैं? सर्पी वलय। एक को कहा जाता है S1 और एक को कहा जाता है S2। सर्पी वलय दो दिख रहे हैं आपको, S1 और S2। और उसके बाद में इन सर्पी वलयों से
कार्बन की पत्तियां, जिनको क्या कहेंगे, ब्रुश, B1 और एक को कहेंगे B2। ये हैं ब्रुश और कार्बन की पत्तियों के बने होते हैं। जो B1 जुड़ा होता है S1 से और B2 जुड़ा हुआ है सर्पिबले S2 से। और बाह्य परिपथ में ये किससे जुड़े हुए हैं, लोड परिपथ से। किससे जुड़े हुए हैं, बाह्य परिपथ में ये जुड़े हुए किससे, लोड परिपथ से, यानी जहां लोड लेना है, जहां धारा प्राप्त करनी है। अब इस कुंडली के ऊपर जो आर्मेचर के ऊपर जो कुंडली लिपटी हुई उसका एक सिरा जुड़ा हुआ है S1 से और दूसरा सिरा घूमकर जुड़ा हुआ है S2 से। आप ऐसा समझ लें कि ये इस तरह से होता है कि ये सर्पिबले S1 है और ये सर्पिबले S2 है। तो इस S1 से ये कार्बन की पत्ती, ब्रश जिसको बोल रहे हैं, ये इस तरह से होती है। जैसे ये कुंडली घूमती है, आर्मेचर घूमता है, उस पर ये रगड़ता रहता है। यानी S1 से जुड़ा हुआ है B1, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे घूमता है। उसके बाद S2 से जुड़ा हुआ है B2। ये संपर्क हमेशा ऐसा ही रहता है, कुंडली घूमती रहती है, आर्मेचर घूमता रहता है और ब्रश B1 और B2 उससे जुड़े हुए रहते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, ये तो हुआ इसका का चित्र और इसके साथ में इसकी बनावट। अब है इसकी कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में आप बताओगे कि जब दो शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक, शक्तिशाली एक उत्तरी ध्रुव है और एक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। अब क्षेत्र चुंबकों के बीच में आर्मेचर और उस पर लिपटी हुई कुंडली, कच्चे लोहे के करोड़ पर लिपटी हुई कुंडली जिसको आर्मेचर का है, वो घूमता है। और वो घूमने से आप ये समझें कि इस तरह से, जैसे ये इधर S है, इधर N है, ये ऐसे घूमेगा। अब इससे गुजरने वाली जो फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं अपन ने देखा था कि N से निकलती है और S में प्रवेश करती है, ऐसे बल रेखाएं खूब निकलती है। ये छठ चुंबक जो होता है इस तरह से। अब इनके संपर्क में कोई प्रश्न रखते हैं तो उससे गुजरेंगे। यहाँ भी कुंडली है और आर्मेचर वो बीच में रखा हुआ है, तो इनसे अब जब कोई गति नहीं हो रही है तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, निश्चित फ्लक्स गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे ये बाहर वाले स्रोत से शाफ्ट जो लगी हुई है उससे ये जुड़ा होता है, बाहर से जब इसको यांत्रिक ऊर्जा से इसको घुमाते हैं, गति करवाते हैं, तो आप देखें कि पहले इससे ऊपर से जो गुजर रही है बल रेखाएं नीचे से गुजर रही है, अंदर से काफी कम गुजर रही है। और जैसे जैसे ये गति करेगा, अब इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जो क्षेत्र चुंबक के सामने आने वाला, तो ये ऐसे जैसे ये लंबवत आएगा इसका मान क्या हो जाएगा, इससे गुजरने वाली बल रेखाएं जो ऊपर से गुजर रही थी वो भी इसके अंदर से गुजरेंगी। तो क्या कहेंगे अपन कि इससे गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स, अगर फ्लक्स एक समान गुजरे तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो धारा उत्पन्न होगी। और वो धारा कैसे होगी, S1 से S2 की तरफ, S1 से S2 की तरफ। और बाह्य परिपथ में B1 से B2 की तरफ, यानी B1 किसका काम करेगा, पॉजिटिव का, प्लस का, और ये करेगा माइनस का, यानी B1 से B2 की तरफ धारा प्रवाहित होती है। और आधे चक्कर के बाद में, आधे चक्कर तक तो फ्लक्स बढ़ते हैं, आधे चक्कर बाद में फ्लक्स घटते हैं। तो आधे चक्कर के बाद में धारा की दिशा बदल जाती है और धारा की दिशा क्या हो जाती है, B2 से B1, यानी ब्रुश जो B2 है वो किसका काम करता है, प्लस का, और B1 किसका काम करता है, माइनस का। और ये किस वजह से करते हैं, ब्रुश नहीं करते हैं एक्चुअली, ये करते हैं सर्पिबले। कौन करते हैं, सर्पिबले। ये बाह्य परिपथ में जो धारा की दिशा है ये बता दी मैंने। और ये जो मैं लिख रहा हूं, ये आप ऐसा मान ले कि S1 पहले प्लस का होता है और S2 माइनस का, और आधे चक्कर बाद में S2 तो जाता है माइनस का, सॉरी प्लस का, और S1 हो जाएगा माइनस का। तो बाह्य परिपथ में भी धारा की दिशा बदल जाती है, क्योंकि ये जो जुड़े हुए हैं वो निश्चित, तो अगर ये प्लस का है तो धारा ऐसे बहेगी, और बाद में ये प्लस का हो जाए तो धारा ऐसे बहेगी। तो यही बात समझाने का प्रयास हो रहा है कि ऐसी धारा जिसका मान और जिसकी दिशा एक निश्चित समय के बाद बदल जाती है वो कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। और इस तरह का जो उपकरण है जो इसी धारा उत्पन्न करता है वो कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो ये इसके बारे में आपको बताना है। अब दूसरा है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा कौन सी होती है, जो अपने को सेल से, बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है, जो
एक ही दिशा में बहती है, जिसकी दिशा यहाँ अपन ने देखा कि पहले B1 से B2 धारा की दिशा ये थी, उसके बाद B2 से B1, यानी बाह्य परिपथ में जो लोड परिपथ जुड़ा हुआ है उसमें जो मिलने वाली धारा है वो निश्चित समय के बाद उसकी दिशा बदल जाती है। पहले जबकि कुंडली एक ही दिशा में अपन दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहे हैं, लेकिन धारा की दिशा बदल रही है बार बार, तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा और इस जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। अब अगर दिष्ट धारा प्राप्त करनी है जो सेल और बैटरी से अपने को प्राप्त होती है, जो एक ही दिशा में बहती है, जिसका मान निश्चित होता है, तो ऐसी धारा प्राप्त करने के लिए इन सर्पिवलियों के स्थान पर बाकी सब चीजें वही रहेंगी। आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की जगह लिखना है दिष्ट धारा जनित्र। क्या लिखना है? दिष्ट धारा जनित्र। परिभाषा में लिखना है ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदल दे, दिष्ट धारा जनित्र कहलाता है। सिद्धांत वही रहेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बनावट वही रहेगी, चित्र वही रहेगा, एक ही परिवर्तन करना है बनावट में, चित्र में। बनावट में वही लिखना है। बनावट में क्या क्या पॉइंट लिखने हैं? पहला लिखना है क्षेत्र चुंबक, ये बनावट में आपको ये पॉइंट लिखने हैं। दूसरा लिखना है आर्मेचर। तीसरा लिखना है ब्रूस, और चौथा लिखना है, तीसरा आप लिख दो सर्पिवले लिख दो, सर्पिवले, और चौथा लिख दो ब्रूस। ये चार चीजें आपको लिखनी है और इनमें एक ही परिवर्तन करना है। सर्पिवले S1 और S2 के स्थान पर कम्यूटेटर, क्या कहेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटर, और हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् का मतलब होता है दिशा परिवर्तित करने वाला, दिक् का मतलब होता है दिशा, और परिवर्तक मतलब परिवर्तन करने वाला। दिशा परिवर्तन करने वाला, किसकी दिशा? धारा की दिशा अपने को परिवर्तित करनी है, और धारा की दिशा परिवर्तित करने से बाह्य परिपथ में अपने को लगातार एक समान धारा, एक ही दिशा वाली धारा अपने को मिल जाएगी, जिससे दिष्ट धारा अपन कहेंगे। तो उसमें करना क्या? उसकी बनावट कैसे होती है? उसकी बनावट ऐसे होती है कि ब्रूस C1 जुड़ा होता है, यानी यहाँ इनकी स्थान पर इस तरह का उपकरण लगा होता है, ये जुड़ के, और इस तरह की एक आप ऐसे गोलाकार एक राउंड के समान आप मान सकते हैं। तो उसमें एक जो सिरा होता है, एक जो साइड होती है, उसको C1 कहते हैं, दूसरी साइड को C2 कहते हैं। शुरुआती स्थिति में प्रथम आधे घूर्णन में C1 जुड़ा होता है B1 से, और C2 जुड़ा होता है B2 से। तो बाह्य परिपथ में धारा कहां से कहां जा रही है? बाह्य परिपथ में धारा जा रही है, C1 है प्लस का और C2 है माइनस का। तो आप ये देखें B1 इससे जुड़ा हुआ, B1 भी किसका रह गया? प्लस का, और B2 भी किसका रह गया? माइनस का। तो धारा जा रही है B1 से B2, यानी धारा कहां जा रही है? B1 से B2। ठीक है। आधे चक्र के बाद अपन देखेंगे, जैसे शुरुआती आधे चक्र में C1 से B1 जुड़ा हुआ था, और B2 से C2, और तो C1 प्लस का था तो B1 भी प्लस का, और B2 माइनस का, तो धारा जा रही थी B1 से B2। अब आधे चक्कर बाद में क्या स्थिति होती है? C1 इधर आ जाता है, C1 जो इधर था ये घूम के इधर आ जाएगा, और आधे घूर्णन के बाद में धारा की दिशा भी बदल जाएगी। तो C1 किसका हो जाएगा? माइनस का, और C2 किसका हो जाएगा? जो इधर आ गया वो हो गया प्लस का। अब आप देखें कि C1 से कौन जुड़ा हुआ है? B2। C1 से कौन जुड़ा हुआ है? B2। और C2 से कौन जुड़ा हुआ है? सॉरी, C2 से कौन जुड़ा हुआ है? B1। C2 से कौन जुड़ा हुआ है? B1। और C1 से कौन जुड़ा हुआ है? B2। जो इस माइनस वाले से जुड़ा है वो माइनस का, जो प्लस वाले से जुड़ा है वो प्लस का। तो अभी B1 प्लस, पहले भी B1 प्लस का था, अभी भी B1 प्लस का, तो B1 से धारा जाएगी B2। यानी कह सकते हैं कि बाह्य परिपथ में धारा की दिशा सदैव रहेगी B1 से B2, और ऐसी धारा जो एक समान रहती है, जिसकी दिशा निश्चित समय के बाद नहीं बदलती है, वो कहलाती है दिष्ट धारा। क्या कहलाती है? दिष्ट धारा। और ऐसा उपकरण जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है वो कहलाता है दिष्ट धारा जनित्र। एक चीज और ध्यान में रखें आप
कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो मैंने बताया था, दिष्ट धारा जनित्र उसके बाद हो गया। दोनों में एक ही फर्क करना है आपने को, इसमें सर्पिवलय होता है और इसमें सर्पिवलय के स्थान पर कम्यूटेटर C1 और C2 होते हैं। और भारत में जो धारा उत्पन्न हो रही है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब आप समझते हो, हर्ट्ज का मतलब होता है कंपन प्रति सेकंड, एक मात्रक है। और कंपन प्रति सेकंड या यहाँ पर अपन कह सकते हैं चक्कर प्रति सेकंड, यानी कहेंगे कि ये जो आर्मेचर है वो इस चुंबक फील्ड मैग्नेट के बीच में क्षेत्र चुंबक के मध्य में 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाता है तो 50 हर्ट्ज की धारा उत्पन्न होती है। इस 50 हर्ट्ज का अर्थ यही है। अब उत्पन्न होने वाली जो धारा है उसकी तीव्रता या उसका मान किस बात पर निर्भर करता है? सबसे पहले है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है फील्ड मैग्नेट है वो कितना प्रबल है। दूसरा है फिर कुंडली में फेरों की संख्या। कुंडली में फेरों की संख्या पर। तीसरी कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली कितनी बड़ी है। फेरे ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर पर लिपटेगी। और चौथी चीज है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली में फेरों की संख्या, और चौथी चीज है घूर्णन वेग। कुंडली इसका घूर्णन वेग, घूर्णन वेग। ये 4 चीजें मिला के तय करती हैं कि उत्पन्न धारा का मान कितना होगा, यानी उत्पन्न धारा का मान इन 4 चीजों पर निर्भर करता है।